नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास यानी भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास और यह प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है और बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है जो बेस्ड ऑन माइंड मैप है। इस बार आप विभिन्न लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध इस चैनल पर आप देख सकते हैं और इसमें देखें तो समीक्षाकारी समीक्षाकारी यानी ARO एग्जाम 2023 के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण होगा, जिसका पीटी एग्जाम यानी पीटी एग्जाम जो संभावना बन रही है वो जून या जुलाई 2025 में कराई जा सकती है समिति की रिपोर्ट के आधार पर। और देखें तो इसमें देखें प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है यह विभिन्न लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें यह सारा जो है यानी देखें तो ये सारी घटनाएं जो प्राचीन काल से संबंधित है इस पर लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुके हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश के शेष पार्ट को, कुछ पार्ट जो है पूर्व के लेक्चर में अपलोड किया जा चुके हैं उसको देख सकते हैं, इसमें शेष पार्ट को इसमें देखेंगे। इसके बाद प्रमुख रचनाएं भी शामिल होंगी और मध्यकालीन भारत यानी मिडल हिस्ट्री के अंतर्गत भी माइंड मैप यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस बोर्ड के नोट से विभिन्न लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध इस चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आधुनिक भारत यानी क्रमशः जो भी शेष रहेंगे इस पर बनाकर अपलोड किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी जो इसमें इंडेक्स में दी गई है, इसके बाद देखें तो ये सारी जो है लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल पर देख सकते हैं, सारी जानकारी दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश की जो शेष पार्ट है इस लेक्चर में देखेंगे, तो ये सारी जानकारी जो है बनाकर अपलोड की जा चुकी है माइंड मैप यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित ये सारे लेक्चर जो है बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें हम देखेंगे यानी इसमें जो हम देख रहे हैं वो दक्षिण भारतीय राजवंश को इस लेक्चर में देखेंगे और दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत यानी दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत हमने चालुक्य को पूर्व लेक्चर में देख लिया है, यानी चालुक्य को हमने देख लिया है, चालुक्य वंश को देख लिया है, वाकाटक वंश को देख लिया है, राष्ट्रकूट वंश को देख लिया है और काकतीय वंश को भी देख लिया है। इसमें हम देखेंगे पांड्य, चेर और चोल यानी 3 जो राजवंश इसमें शेष हैं उसको इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये सारी जानकारी दी गई है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर के इस चैनल पर सारे जो महत्वपूर्ण लेक्चर उसको देख सकते हैं। तो दक्षिण भारतीय राजवंश में हमने देख लिया है और यानी इसमें चालुक्य को देखा है, वाकाटक को देखा है, पल्लव और राष्ट्रकूट को देखा है, काकतीय राजवंश को हमने देख लिया। इसमें 3 जो शेष है इसको देखते हैं इस लेक्चर में। तो ये सारे जो राजवंश है यानी काकतीय राजवंश और वाकाटक वंश को हमने देख लिया है और चालुक्य वंश को भी हमने देख लिया है। इसमें जो हम देखते हैं यानी इस लेक्चर में देख रहे हैं वो आपका चेर वंश को देखेंगे, चेर वंश है, पांड्य वंश को देखेंगे और इसमें इसकी महत्वपूर्ण जानकारी यानी संगम साहित्य और अन्य प्रमुख संगमकालीन परिचौपी के तथ्य को इसमें देखेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं इसको। इस लेक्चर को यहाँ से शुरू करते हैं। दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत देखें तो यह आपका संगम युग के साम्राज्य यानी 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक रहा दक्षिण भारतीय राजवंश। इसके अंतर्गत चोल, चेर और पांड्य को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम चोल को देख लेते हैं, फिर चेर को देखेंगे, फिर इसके बाद पांड्य को देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें यानी दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत हम देख रहे हैं तो इसमें देखिए मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ कौन सी थी। तो बेसर शैली देखें तो हिमालय से विंध्य क्षेत्र तक यानी हिमालय यानी जो भारत का उत्तरी भाग है हिमालय से विंध्य यानी मध्य क्षेत्र का भाग इसमें बेसर शैली है। नागर शैली देखें तो विंध्याचल से कृष्णा नदी तक यानी आंध्र प्रदेश तक यानी विंध्याचल से लेकर के यह कृष्णा नदी तक नागर शैली का इसमें शैलियाँ पाई जाती है मंदिर स्थापत्य की। और द्रविड़ शैली देखें तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जो है द्रविड़ शैली पाई जाती है मंदिर स्थापत्य कला की। तो स्थापत्य कला जो है मंदिर स्थापत्य कला या स्थापत्य कला संबंधित जो है जो लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुके हैं इस लेक्चर पर महत्वपूर्ण रूप से यानी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न स्थितियों पर आधारित जो है स्थापत्य कला, मंदिर कला इत्यादि की जो जानकारी है लेक्चर में उपलब्ध है प्लेलिस्ट पर, आप इस चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दें कि मंदिर स्थापत्य की जो शैलियाँ हैं ये 3 शैलियाँ बेसर कहाँ पर है, नागर कहाँ पर और द्रविड़ कहाँ तक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ देखें जो मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली वो हिमालय से लेकर यानी भारत के उत्तरी भाग से लेकर के विंध्य क्षेत्र यानी मध्य भाग तक और नागर शैली मध्य भाग से लेकर के कृष्णा नदी यानी विंध्याचल से कृष्णा नदी यानी आंध्र प्रदेश के भाग तक और द्रविड़ शैली देखें तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी यानी पूरी दक्षिणी भाग तक आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी या तमिलनाडु तक जो है ये द्रविड़ शैली का विकास हुआ, मंदिर स्थापत्य कला की शैलियाँ पाई जाती हैं। थोड़ी सी जानकारी इसमें एक्स्ट्रा ऐड यदि करते हैं तो देखिए गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच अंतर देख सकते हैं, इस पर ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो इसमें देखिए गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में क्या अंतर है इस पर चर्चा की गई, इसलिए यहाँ पर हम केवल इसको देख सकते हैं, इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये शैलियाँ जो है देखी जा सकती हैं कि गांधार शैली है, मथुरा शैली है और अमरावती शैली में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर इसका विकास हुआ है। इसमें देखें तो इस मूर्ति शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है और इस मूर्ति शैली का विकास सर्वाधिक कुषाण काल में ही हुआ है। इस मूर्ति शैली का सर्वाधिक विकास सातवाहन काल में हुआ, हमने देख लिया था सातवाहन बार, यानी गांधार शैली का विकास सर्वाधिक कुषाण काल में, मथुरा शैली का भी सर्वाधिक विकास कुषाण काल में और अमरावती शैली का विकास देखें तो सर्वाधिक जो है सातवाहन काल में हुआ है। मैं देखना चाहें वास्तुकला और मूर्तिकला के मध्य अंतर क्या है, तो भी वास्तुकला और मूर्तिकला इस पर भी चर्चा की जा चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि वास्तुकला और मूर्तिकला में क्या अंतर है। तो अब लौटते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत अब जानकारी जो हमने दी है, इसमें मंदिर स्थापत्य कला की शैलियों को देख लिया। इसके बाद संगम युग के साम्राज्य 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक यह संगम युग का साम्राज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम यानी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पीटीएम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित। इसके बाद एमपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूपीटीपीएससी, अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ और एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आरओ एग्जाम यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण तो है ही। तो चलिए देखते हैं इसमें संगम युग के साम्राज्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें चोल राज्य।
चोल राज्य का समय जो है संगम युग के साम्राज्य के अंतर्गत हम इसमें सबसे पहला जो चोल है, इसके बाद चेर है, इसके बाद पांड्य, तीनों का समय जो है यह 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चोल राज्य के बारे में, जिसका समय 875 से 1175 ईस्वी तक इसका समय है चोल राज्य का। तो चोल राज्य के बारे में देखें तो चोल राज्य का संस्थापक या फाउंडर विजयालय, यानी चोल राज्य का संस्थापक विजयालय, इसका जो समय 850 से 887 समय तक जो विजयालय का समय है, नर केसरी की उपाधि से धारण की, यानी नर केसरी, नरों में केसरी की उपाधि धारण किसने की, इसका संस्थापक चोल राज्य का संस्थापक विजयालय ने धारण किया और इसका समय 850 से 887 तक था। कावेरी बेसिन के आसपास का क्षेत्र जो है ये चोल राज्य था। कावेरी बेसिन के आसपास का क्षेत्र जो है यह कावेरी बेसिन के आसपास, कावेरी बेसिन में जो आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के पार्ट आते हैं, तो आसपास का क्षेत्र जो है चोल राज्य के अंतर्गत था। स्थानीय स्वशासन प्रमुख विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय स्वशासन प्रमुख विशेषता रही चोल राज्य की। प्रतीक, इसका प्रतीक टाइगर यानी चीता जो है इसका प्रतीक रहा इस राजवंश का या चोल राज्य का। कांस्य प्रतिमाएं सबसे उत्कृष्ट है, यानी चोल राज्य की कांस्य प्रतिमाएं सबसे उत्कृष्ट है। पंप पोन्न एन कन्नड़ त्रिरत्न है, यानी कन्नड़ त्रिरत्न किससे संबंधित हैं, चोल राजवंश संबंधित है। और कन्नड़ त्रिरत्न कौन है, तो पंप हैं, यानी पंप हैं, पोन्न है और एन है, ये कन्नड़ त्रिरत्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजधानी यानी चोल की राजधानी तंजौर या तंजावुर, यानी जो राजधानी थी चोल राजवंश की वो तंजौर या तंजावुर थे। इसके बाद देखिए इसमें महत्वपूर्ण कवि कौन थे, पोएट कौन थे इस राजवंश में, चोल राजवंश में, तो जयन गोंदर, कंबन, पुगलेंदी, ओटकुट्टन, तमिल त्रिरत्न, यानी तमिल त्रिरत्न हमने देखा, ये कन्नड़ त्रिरत्न थे। और ये जो आपके 3 हैं ये तमिल त्रिरत्न, ये कवि हैं जो इसमें ये आपके हैं, और ये हैं कंबन है, और यह आपके जो हैं ये तमिल त्रिरत्न के तक शामिल है। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील, जो बंगाल की खाड़ी उसे चोलों की झील कहा जाता था। चोलों की नौसेना काफ़ी उन्नत थी, यानी चोलों की जो नौसेना थी काफ़ी उन्नत थी, और बंगाल की खाड़ी जो है चोलों का झील कहा जाता था। चोल के बारे में थोड़ी जानकारी और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो देखें 9वीं शताब्दी, यानी ये 9वीं शताब्दी का समय है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ, यानी पल्लव राजवंश का जब पतन हुआ तो उसी पर इसका जो है चोल राजवंश का स्थापित हुआ, पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय, इसका समय देख रहे हैं, थे, जिसकी राजधानी तांजाय, राजधानी देखें तो तांजाय या तंजाउर, इसी को तंजाउर कहते हैं, यानी इसकी राजधानी तंजाउर या तंजाउर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन था, यानी जो ये तंजौर है या तंजाउर है इसका वास्तुकार है कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन था। और हमने देखा कि विजयालय, जो विजयालय का संस्थापक था, इसने नर केसरी की उपाधि धारण की। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया, यानी इसने जो मंदिर बनाया उसका नाम क्या है, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया, यानी चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया, तो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। आगे हम इसमें देखेंगे। और चोल वंश के प्रमुख राजा देखें तो परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड एवं कुलोतुंग प्रमुख रूप से रहे। आगे इसमें चर्चा करेंगे विस्तार से। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो यह संस्थापक विद्यालय रहा, यह जो चोल राज्य हुआ किसके ध्वंसावशेषों पर, यानी किसके अवशेषों पर यह स्थापित हुआ, तो ये पल्लव को हमने देखा था कि जो चालुक्य वंश है पल्लव रहे। पल्लव जो आपका है ये 4 से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक ये पल्लव थे। तो इन्हीं के यानी 9वीं शताब्दी के चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुए। तो पल्लव को आप देख सकते हैं, इसका संस्थापक जो सिंह, विष्णु, राजधानी कांची, भारवे, इसके दरबारी कवि इत्यादि पर हम चर्चा पूर्व के लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से कर चुके हैं। तो आप पल्लव को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी पर जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की गई। और किसने किया था, चोल साम्राज्य की विजयालय ने किया था। तो चोलों के बारे में हमने सबसे पहले चोल राज्य का संस्थापक और इसकी उपलब्धियां जो थी देखा। अब राजाओं के बारे में देखें तो प्रमुख राजा देखते हैं, यानी चोल राज्य के अंतर्गत जो प्रमुख राजा हैं इनको यहाँ पर देखें। तो प्रमुख राजा जो आपके हैं परांतक फर्स्ट के बारे में देखें तो मधुरकोंडा की उपाधि, यानी परांतक फर्स्ट ने मधुरकोंडा की उपाधि धारण की। कृष्ण थर्ड से तक्कोलम युद्ध में हारा, यानी कृष्ण थर्ड जो था उससे तक्कोलम के युद्ध में हार गया। राजराज फर्स्ट श्रीलंका विजय इसने की। मुंडी चोल मंडलम स्थापित कराया, यह शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव की उपासना करता था। राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया था। इसके बाद राजेंद्र फर्स्ट देखें तो महिपाल को हराया, इसने महिपाल को हराया। गंगैकोंड चोल की उपाधि इसने धारण की। गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की। इसके बाद राजेंद्र सेकंड को देखें तो प्रकेसरी की उपाधि राजेंद्र सेकंड धारण किया। अब थोड़ा इसको विस्तार कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफी शार्ट दिया है। तो परांतक को हम देख रहे थे, मधुरकोंडा की उपाधि धारण की, मधुरकोंडा की उपाधि। कृष्ण थर्ड से तक्कोलम युद्ध में हार गए परांतक फर्स्ट। कृष्ण थर्ड देखें तो ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड था, जिसको हमने राष्ट्रकूटों के बारे में चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पर देखें तो
तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। यह परांतक फर्स्ट के बारे में रहा। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, यानी श्रीलंका विजय जिसने प्राप्त की। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पांचवें को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। यानी वहाँ का राजा महिम पांचवा यानी फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण भाग में रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत, जो यह आपका नया प्रांत है, यह आपका मुंडिच चोल मंडलम बनाया और पोलन रुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था, यानी हम देखा शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। राजराजेश्वर में जो है का शिव मंदिर बनाया, तंजौर में, जो तंजौर में है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम यानी राजेंद्र प्रथम के समय, यानी चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद, पाल वंश को हमने देख लिया पूर्व लेक्चर में, तो बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। यहाँ पर देखें तो गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण कब की इसने? तो जो पाल शासक महिपाल था इसको पराजित करने के बाद गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल मंगलम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तो यह नगर स्थापित किया और जो है चोल मंगलम नामक विशाल तालाब इसने बनवाया। नोट इसमें जो है इसका महत्वपूर्ण रूप से नोट जो शामिल उसको देख लेते हैं। तो गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, यानी गजनी का सुल्तान जो महमूद था वह राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी, यानी राजेंद्र सेकंड के बारे में देखें तो इसने प्रकेसरी की उपाधि धारण की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। यानी राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। और इसमें देखें तो आपका यह है कि चोलो एवं पश्चिमी चालुक्य, हमने चालुक्य के बारे में देख लिया है। तो चोलो एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरम कहा जाता था। आगे हम इसमें देख रहे हैं इसको। राजाओं के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया और संक्षेप में भी समझ लिया। तो इसमें चोल प्रशासन को देखते हैं। चोल प्रशासन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भूमि के प्रकार चोल के प्रशासन के अंतर्गत है। और इसके बाद मेरुम कलम को देखेंगे, नगरम देखते हैं, कैलजू को देखेंगे, प्रांत और बंदरगाह को देख लेते हैं चोल प्रशासन के अंतर्गत। तो भूमि के प्रकार आपका देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका है 5 प्रकार जो है भूमि के प्रकार, इसमें ब्रह्मदेह है, शालाभोग है, विल्डन व गाई है, देवदान है, यतुर्वेदी मंगलम है। यानी भूमि के प्रकार जो है चोल राजवंश से संबंधित है। इसके बाद मेरु मकल्ल को देखें तो इसमें अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों की सभा, यह मेरु मकल कहलाती थी। नगरम देखें तो व्यापारी को नगरम कहा जाता था। कैलजू देखें तो सोने के यानी सोने सिक्के इत्यादि को कैलजू कहा जाता। प्रांत देखें तो प्रांत जो है मंडलम था, कोयट्टम था, नाडू था और कुर्रम जो है यह प्रांत है। बंदरगाह देखें जो चोल प्रशासन के अंतर्गत 2 बंदरगाह थे, एक पंपुहार और दूसरा कावेरी पट्टनम जो है चोल प्रशासन की महत्वपूर्ण बंदरगाह में शामिल थे। कहने का सही हुआ कि देख सकते हैं नगरम जो व्यापारी को नगरम कहा जाता था और कैलजू इस सोने और सिक्कों को जो कैलजू कहा जाता था। प्रांत को हमने देखिए 4 प्रकार के प्रांत, बंदरगाह 2 प्रकार के, और मेरु मकलम देखें तो ये इस प्रकार के यानी अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों कहा जाता है। और भूमि के प्रकार हमने देखा है 5 प्रकार की भूमि के प्रकार है चोल प्रशासन के अंतर्गत। इसके बाद इसमें देखते हैं चोलकालीन मंदिर को देख लेते हैं। यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको हमने पूर्व ही चर्चा कर लिया, लेकिन चोलकालीन मंदिर देखें तो इसमें जो पहला है चोलीश्वरा मंदिर, इसको विजयालय ने बनाया जो चोल वंश का संस्थापक था। चोलीश्वरा मंदिर बनवाया। इसके बाद ब्रह्मपुरीश्वरा मंदिर चोलकालीन मंदिर में शामिल है। इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर जो 1011 ईस्वी में बनवाया गया, राजराज द्वारा निर्मित कराया गया। राजराज फर्स्ट जो है यह बृहदेश्वर मंदिर बनवाया 1011 ईस्वी में। इसके बाद एरातेश्वर मंदिर देखें, एरातेश्वर मंदिर देखें तो राजेंद्र सेकंड द्वारा बनाया गया। राजेंद्र सेकंड देखें तो इसी समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ था चोल वंश का। इसके बाद एक नोट में देखें तो गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर राजेंद्र फर्स्ट द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें जो है राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा चोल जो है साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, राजेंद्र सेकंड द्वारा नहीं। आगे इसमें देखते हैं तो इसमें राजराज फर्स्ट ने मोमदी चोल देव की उपाधि धारण की थी। राजराज फर्स्ट जो है यह मोमदी चोल देव की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है वह स्वामी जो 3 मुकुट चोल, चेरा और पांड्य का श्रृंगार करता है। यानी वह स्वामी जो 3 मुकुट चोल, चेरा और पांड्य का श्रृंगार करता है, ऐसी उपाधि राजराज फर्स्ट ने धारण की थी और उपाधि का नाम मोमदी चोल देव था। इसके बाद देखते हैं क्या आप जानते हैं के अंतर्गत देखें तो त्यागराज, मुथुस्वामी, दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। यानी कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है? तो त्यागराज को, मुथुस्वामी को और दीक्षितार जी को कहा जाता है।
सॉरी, ये आपके एक ही हैं, त्यागराज एक हैं और दूसरे मुथुस्वामी दीक्षितार हैं और तीसरे श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। और हमने देखा था कि यह आपके जो हैं तमिल के त्रिरत्न यह 3 लोग हैं और हमने देखा कन्नड़ के त्रिरत्न देखें तो ये 3 लोग हैं। तो 3 ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण इस चोल साम्राज्य चोल राज्य में रहा है, इसको इंपॉर्टेंट से तैयार किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। इसके बाद संगम देखते हैं, तो संगम अध्यक्ष और स्थल। यहाँ पर संगम का मतलब संगम साहित्य से है। तो प्रथम संगम साहित्य का देखें तो सम्मेलन जो कराया गया था मदुरै में और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थे। द्वितीय संगम साहित्य का जो सम्मेलन कराया गया था उसका स्थान कापाटपुरम था और इसकी अध्यक्षता तोल्कापियर ने की थी, यानी तोल्कापियर ने की थी द्वितीय संगम साहित्य का। और तृतीय संगम साहित्य देखें तो ये उत्तरी मदुरै में इसके आयोजन किया गया था और इसकी स्थापना नकीर थे। और कुछ इसमें जानकारी देखें जो हमने देखा कि जो नगरम है, यानी नगरम जो है व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था, यानी यहाँ पर जो है नगरम जो है व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। और यहाँ जो मंडलम है इसके बारे में देखें तो संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, यानी जो प्रांत थे कुल मिलाकर 6 प्रांत थे। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, यानी प्रांत जो उसको मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोयट्टम, ये मंडलम देखें तो कोयट्टम में, कोयट्टम नाडु में और एवं नाडु कई कुरम में विभक्त है, यानी इसको इस प्रकार समझने का प्रयास किया गया है, समझाने का ध्यान देखें। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, यानी प्रांत जो था, ये प्रांत जो है इसको मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोयट्टम में, यानी जो मंडलम होता था यह कोयट्टम में बटा होता था और कोयट्टम जो है यह नाडु में बटा होता था और नाडु जो है यह कुरम में विभाजित होता था। यानी इसमें सबसे बड़ा देखें तो प्रांत है, प्रांत के बाद मंडलम है, यानी मंडलम को प्रांत कहा जाता था, उसके नीचे कोयट्टम, उसके नीचे नाडु और उसके नीचे कुरम था, प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत, चोल प्रशासन के अंतर्गत। और इसमें ध्यान दें कि जो नाडु है, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर, यानी जो नाडु है, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो हमने देखने का प्रयास किया था कि जो आपके यह चोल राज्य था, इसके जो शासक थे इस शैव धर्म के, मतलब ये भगवान शिव की पूजा करते थे, यानी ध्यान दें कि विष्णु के उपासक अलावर एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। हालांकि इस पर हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं कि शैव जो भगवान शिव के और जो भागवत धर्म है उससे संबंधित जो जानकारी थी पूर्व के लेक्चर दी गई, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल पर विस्तार रूप से देख सकते हैं। इसके बाद देखें जो व्यापारी हैं, यानी चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निर्मित थे, यानी चोल काल में जो विशाल व्यापारी समूह था उसमें वलनजियार, नाना दैसी एवं मणि ग्रामन जो थे चोल काल के विशाल व्यापारी समूह में शामिल थे। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धाम था। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति द्वारा की जाती थी। चोलों की राजधानी काल क्रमानुसार देखें, यानी जो चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार, यानी एक ही राजधानी नहीं थी, लेकिन राजधानी को हमने देखा कि जो राजधानी इसकी थी यह तंजौर या तंजावुर थी राजधानी संपूर्ण रूप से, लेकिन इसकी राजधानी बदली थी, यानी बदलती रहती थी। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले उदयपुर थी, फिर इसके बाद तंजौर या तंजावुर थी, इसके बाद गंगकोट थी, इसके बाद चोलपुरम और लास्ट में देखें तो कांची इसकी राजधानी बनाई गई थी। और इसमें ध्यान दें तो यह है कि चोल काल जो 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह एक कावेरी पट्टनम जो है, और एक ये पंपुहार भी बंदरगाह था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कावेरी पट्टनम था। शैव संत ईशान शिव राज, यानी शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल कांस्य प्रतिमाओं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, हमने देख लिया था। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार्य निचोड़ कहा जाता है। इसके बाद ध्यान दें तो बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शामिल किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम शासनकाल से संबंधित था। और इसमें देखें तो हमने चोलकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला को देखा, तो इसमें ध्यान दें कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, जो बृहदेश्वर मंदिर ये तंजौर में है, तो इसको कौन, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। इसमें ध्यान दें कि चोल काल में भूमिकर, हमने भूमि के प्रकार को देख लिया। यहाँ पर भूमि के प्रकार यह रहा, चोल प्रशासन में भूमि प्रकार। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ करते थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान की गई भूमि को ब्रह्मदे कहा जाता था। तो यहाँ पर ब्रह्मदे देख सकते हैं, दान की गई भूमि जो ब्रह्मदे थे। और ये आपका जो है यदुर्वेदी मंगलम है, ये चतुर्वेदी मंगलम लिखा है, तो ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को यह यदुर्वेदी मंगलम कहा जाता था और दान की गई भूमि को ब्रह्मदे कहा जाता था। इसके बाद देखें एक कैलजू जो है, यानी इसमें देखें तो आपका जो है चोल काल में कलंजू या कैलजू जो सोने के सिक्कों को कहा जाता था, सोने के सिक्कों को कैलजू कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदातिक सेना। तमिल कवियों में जयंगर प्रसिद्ध कवि था जो कोलुतुंग प्रथम का राज कवि था, उसकी रचना है कलिंग तु पर्णिम। इसके बाद देखें तो ये जानकारी हमने इसमें दे दी है, तो इसको यहीं पर समेटते हैं। आगे अगला वंश या संगम साहित्य, संगम जो आपका है, संगम युग के जो चोल को हमने थोड़ा विस्तार कर लिया। इसके बाद चेर में देखते हैं कि चेर, और इसके बाद पांड्य को देखते हैं। तो चलिए चेर को देखते हैं।
यानी संगम यानी दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत हम चेर को देखते हैं। तो चेर में देखें तो प्रमुख राजा यानी इस वंश के चेर वंश के प्रमुख राजा में उदयनजिराल, नेदुनजिराल आदन। इसके बाद इसमें यानी प्रमुख राजा के अंतर्गत हम देख रहे हैं तो पहला उदयनजिराल है, दूसरा नेदुनजिराल आदन है, तीसरा सेनगुट्टवन। ध्यान देना है कि यह जो सेनगुट्टवन इसको लाल चेर के नाम से जानते हैं, इसको लाल चेर भी कहते हैं। केरल पुत्र कहे जाते हैं, यानी चेर वंश के राजा केरल पुत्र कहे जाते हैं। क्षेत्र इनका देखें आधुनिक कोंकण, मालाबार तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर, कोच्चि इत्यादि इसके क्षेत्र। इसका प्रतीक चिन्ह जो धनुष है, यानी जो चेर वंश है इनका प्रतीक क्या चिन्ह क्या है, धनुष है। और अभी हमने देखा कि जो इनका प्रतीक चिन्ह जो चोल है उनका प्रतीक चिन्ह टाइगर था। इनका जो क्षेत्र था ये देखें कावेरी बेसिन के आसपास का क्षेत्र था, यानी ये पूर्वी घाट से संबंधित है, कावेरी बेसिन के आसपास का क्षेत्र है। और बल्कि पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के क्षेत्र बेसिन में पश्चिमी घाट के क्षेत्र ज़्यादा शामिल है, पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग का। और इसमें देखें तो आपका जो इनके क्षेत्र हैं, इनके क्षेत्र में आपके आधुनिक कोंकण, मालाबारी तटीय क्षेत्र और उत्तरी त्रावणकोर, कोच्चि इत्यादि इसके क्षेत्रों में शामिल हैं। कोंकण का मतलब ये देखें तो कोंकण जो आपका है वो गुजरात से लेकर गोवा तक का भाग जो आधुनिक कोंकण तटीय क्षेत्र कहलाता है। और मालाबार तट देखें तो यह आपका कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है, पश्चिमी भाग, ये आपका मालाबार तट कहलाता है। और उत्तरी त्रावणकोर और कोच्चि जो केरला में, कोच्चि और त्रावणकोर यानी केरला वाले भाग हैं सारे इसके क्षेत्र में, यानी ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र थे। और वह आपका जो है यानी इसके क्षेत्र को देखें तो आपका जो है कावेरी बेसिन का क्षेत्र जो है ये भी इसी के आसपास थे, थोड़े विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं पांड्य राज्य को देख लेते हैं, यानी हमने चोल चेर। इसके बाद तीसरा जो है संगम राज्य में है पांड्य राज्य, इसको देख सकते हैं। तो पांड्य राज्य में देखें तो इसका क्षेत्र दक्षिणी तमिलनाडु, वर्तमान तिरुनेलवेली, रमनाड, मदुरई इसके क्षेत्र हैं। स्त्रियों का शासन यानी पांड्य राज्य में स्त्रियों का शासन था। इसमें नेडुजेलिनियन प्रसिद्ध शासक, यानी पांड्य राज्य का प्रसिद्ध शासक जो है, प्रसिद्ध शासक आपका नेडुजेलिनियन था। मोतियों हेतु प्रसिद्ध, यानी पांड्य राज्य था मोतियों हेतु प्रसिद्ध था। राजधानी इसकी मदुरई थी, यानी पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी। प्रतीक चिन्ह इसका मछली, अभी हम देखा चोल का जो प्रतीक चिन्ह टाइगर था और आपका जो चेर था उसका धनुष था, और यहाँ पर पांड्य का देखें तो मछली प्रतीक चिन्ह है। मेगास्थनीज इन्हें माबर कहता था। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज जो इंडिका लिखा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत की यात्रा किया था, तो इसने जो है पांड्य राजाओं को माबर कहा है। यानी मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा देखें तो यूनानी रोमन लेखक मेगास्थनीज था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज जो पांड्य राज्य या इनके राजा को माबर कहता है, इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह देखें, जो पांड्य राज्य के संबंधित बंदरगाह थे तो कोकेई, बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी तट पर जो है कोकेई बंदरगाह था। और पांड्य राजाओं ने साहित्य सम्मेलन संगम का आयोजन किया, यानी पांड्य राजाओं ने साहित्य सम्मेलन संगम का आयोजन किया था। चलिए अब देखते हैं इसमें अन्य प्रमुख संगम कालीन परीक्षा उपयोगी तथ्य को, यानी फैक्ट्स में देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें देखें प्रशासन के अंतर्गत देखें तो राजतंत्र एवं वंशानुगत प्रशासन था। संगम कालीन परीक्षा उपयोगी, संगम कालीन का मतलब इसमें जो तीनों वंश हैं, चोल हैं, चेर और पांड्य, तीनों संबंधित है। तो इसका प्रशासन राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थे। सभा राजा सर्वोच्च, यानी सभा जो था राजा का सर्वोच्च न्यायालय सभा थे। पेशेवर सैनिक एनआरडी सेना प्रमुख था, यानी पेशेवर सैनिक थे और सेना प्रमुख इसका एनआरडी कहलाता था। युद्ध में मारे गए सैनिकों के पाषाण मूर्तियां स्मारक के रूप में बनाई गई, यानी युद्ध में मारे गए सैनिकों की पाषाण मूर्तियां स्मारक के रूप में बनाई गई संगम काल में। बेतर, बेलिल, बेल्लार धनी किसानों या शक्तिशाली लोग कहलाते थे, यानी ये आपके जो है धनी किसान या शक्तिशाली लोगों को बेतर, बेलिर या बेल्लार कहा जाता था। वेनिगर जो था इन व्यापारियों को वेनिगर कहा जाता था। और इसमें देखें अवनम वासार थे, यानी अवनम जो थे वह वासार थे और वेनिगर व्यापारियों कहा जाता था। बंदरगाह इसमें महत्वपूर्ण देखें, संगम काल के महत्वपूर्ण बंदरगाहों के अंतर्गत देखें तो टिंडिस, मुजरिस, नेलसिंडा, नौरा, पुहार, शालियूर, कोकेई और एक मेडू, यह महत्वपूर्ण बंदरगाह रहे इस समय के, यानी संगम काल के। पांड्य नरेश देखें, पांड्य नरेशों में देखें तो पांड्य नरेश ने रोमन राजा अगस्टस का सहयोग प्राप्त करने हेतु दूत भेजे थे, यानी पांड्य नरेश ने रोमन राजा अगस्टस का सहयोग प्राप्त करने के लिए दूत भेजे थे। राजस्व स्रोत देखें तो भू राजस्व का 1/6 भाग यह वसूलते थे पांड्य राजा। माँ बेलिप भूमि पैमाना था, यानी माँ और बेलिप जो भूमि पैमाना था, भूमि नापने की इकाइयाँ थी। अगस्त ऋषि के बारे में देखें तो वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत ले गए थे। अगस्त ऋषि जो है वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत ले गए थे। वैदिक संस्कृति पर हम महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर इस पर बनाए गए हैं। तो अगस्त ऋषि वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत ले गए थे। मुरुगन देखें तो प्राचीन एवं प्राथमिक देवता, यानी मुरुगन जो थे ये प्राचीन एवं प्राथमिक देवता मुरुगन कहलाते थे। मुख्य पेशा कृषि था, यानी एग्रीकल्चर था मेन पेशा। इसके बाद संगम साहित्य को देख लेते हैं। संगम साहित्य में देखें तो ई तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। संगम साहित्य ई तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। 2 भागों में विभक्त है, अगम
और पूरम में, यानी संगम साहित्य की प्राचीन तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं और दो भागों में विभक्त, पहला भाग अगम है, दूसरा भाग पूरम है। प्रमुख रचनाएं देखें, संगम साहित्य की प्रमुख रचनाएं अक्सर एग्जाम पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पंचवेद हैं, यानी 5 यहाँ पर पंचवेद हैं। तो इसमें देखें, यानी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत देखें तो पहला इसमें जो है एतु तो गई, एतु तो गई, पत्तु पातु, पदित पत्तु, तोक्का पीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है, तोक्का पीएम, ये संगम साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद शिल्पा दिकारम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रमुख रचना में। इसके बाद मणि मेखले, जीविका चिंतामणि और तिरुककुराल, ये प्रमुख रचनाएं में शामिल है संगम साहित्य के। पंचवेद, पंचवेद, इसके बाद देखें तो नानुरु और एंगरु नरु भी प्रमुख रचनाएं शामिल है संगम साहित्य के अंतर्गत। इसके बाद इसमें हम देखें तो चालुक्य वंश के बारे में हमने जानकारी पूर्व लेक्चर में देख ली है, तो इसको इस पर चर्चा नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम देखें जो भूमि की प्रकार थी, थोड़ा सा इसका विस्तार यहाँ कर लेते हैं। चोल प्रशासन के अंतर्गत जो भूमि का जो था, इसमें हमने देखा था कि जो ब्रह्मदेव था, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। और शाला भोग देखें, शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि शाला भोग कहलाते थे। इसके बाद देखें आपका जो ये है, यानी विल्लन वगाई जो है, यह गैर ब्राह्मण किसानों को स्वामी की भूमि यह कहलाती थी, विल्लन वगाई। और इसके बाद देखें देवदान, देवदान को हमने देखा था। देवदान जो भूमि थी, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाती थी। और चतुर्वेदी मंगलम जो थी, यह जो भूमि थी, इसको चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या यतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। इसके अलावा एक और भूमि थी, वह थी पल्लिच चंद्रम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि के प्रकार में शामिल थी वह। इसमें संगम साहित्य को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। तो संगम साहित्य के अंतर्गत देखें तो जो यह है तोल का पीएम जो है, यानी यह देखें जो है प्रमुख रचनाओं में शामिल है संगम साहित्य में। तो यह जो आपका तोल का पीएम है, यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी द्वितीय संगम का जो है, द्वितीय संगम को भी हमने देखा था, यह द्वितीय संगम रहा, द्वितीय संगम इसका स्थान यह रहा। और यानी इसका स्थान देखें तो यह आपका है कापाटपुरम या अलवे है। और अध्यक्षता इसका देखें तो अगस्त्य, परंतु बाद में अध्यक्षता इसके इनके शिष्य तोलका पीएम ने की थी, यानी अगस्त्य ऋषि ने ही इसकी भी अध्यक्षता की थी, लेकिन इन्होंने बाद में इसकी अध्यक्षता जो है तोलका पीएम ने की थी। तो द्वितीय संगम के समय पर ही हम देख रहे हैं इसको, तोलका पीएम को, यानी ये द्वितीय संगम का एक उपलब्ध एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है, जिसके लेखक तोलका पीएम, यानी यही जो है इसके तोलका पीएम के लेखक हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ध्यान देना है कि यह जो तोलका पीएम है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई, व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली भी इस ग्रंथ में है। इसके बाद देखें तो एक महत्वपूर्ण शिल्पादिकारम भी है, यह संगम युग के महाकाव्य हैं, यानी यह महाकाव्य है। और ये व्याकरण ग्रंथ हमने देखा, यह महाकाव्य शिल्पादिकारम जो है, ये संगम युग का महाकाव्य है। और नुपुर की कहानी, इसमें नुपुर की कहानी है, यानी इसके लेखक देखें तो इलांगो आदिल, यानी इलांगो आदि गल है, चीर शासक सेन गुटवन का भाई रहा। इसका लेखक जैन माना जाता है। इसका नायक कोलन एक व्यवसायी तथा नायिका कड़गी एक व्यापारिक कन्या है। इसकी कथा कावेरी पत्तनम से संबंधित, जिसमें नायक कोलन बाद में माधवी नामक वेश्या से प्रेम करने लगता है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद कोलन को पांड्य शासक के निंडुजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। कणगी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध करने के बाद पांड्य शासक निंडुजेलियन की आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कणगी ने अपनी क्रोधाग्नि से मुद्रा को जला डाला था, चेर राज्य में चली गई। वहीं पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस महाकाव्य में कोलन था कणगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। इसके बाद अन्य संगम युग के महाकाव्य में देखें तो मणि मेखलय भी जो यह संगम युग के महाकाव्य में शामिल। इसके लेखक बौद्ध अन्य व्यापारी सिद्ध शैल सत्तार नार हैं। इसे बौद्ध पुस्तक माना जाता है। और संगम साहित्य के अंतर्गत हम देखा, संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए हैं। तो संगम साहित्य के अंतर्गत यह जो है प्राचीनतम जो ग्रंथ है, यह तोलका पीएम है। और यह देखें तो एक व्याकरण ग्रंथ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह महाकाव्य, इसको हमने देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।